नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो बहुतों के लिए काफ़ी निजी और मुश्किल होता है। प्यार में मिले धोखे से उभरना। हाँ, जब भरोसा टूटता है तो आगे बढ़ने की राह ढूंढना वाकई आसान नहीं होता। हमारे सामने एक दिलचस्प स्रोत है, धोखे से उभरने के लिए प्रेरणा। इसमें कुछ ऐसे विचार हैं, कुछ नज़रिए हैं जो शायद इस सफ़र में थोड़ी रोशनी दिखा सकें। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत के जरिए धोखे के बाद जो दर्द महसूस होता है, जो विश्वास टूटता है, उसका असर और फिर से खड़े होने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसे समझें। देखेंगे कि यह स्रोत हमें क्या सिखाता है, कैसे मुश्किल अनुभवों को भी सीखने और मजबूत बनने का जरिया बनाया जा सकता है। तो फिर चलिए इन विचारों को जरा खोलते हैं। शुरुआत इस कड़वी सच्चाई से ही करते हैं कि भाई धोखा दर्द देता है, मतलब दिल टूटता है, भरोसा बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। स्रोत इस स्थिति को समझाने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प रूपक देता है। कहता है, टूटा हुआ कांच चमकता भी है और चुभता भी है। अब ये आप पर है कि आप उसकी चमक को चुनते हैं या उसके चुभन को। अब ये आप पर है कि आप उसकी चमक को चुनते हैं या उसके चुभन को। ये सुनने में तो सरल है, पर इसमें गहराई करती है। मतलब चुभन तो महसूस होगी, पर ये चमक चुनने का क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये रूपक इसीलिए इतना प्रभावशाली है क्योंकि ये यथार्थ को स्वीकार करता है। ये नहीं कहता कि दर्द नहीं होगा या चुभन महसूस नहीं होगी। टूटा हुआ कांच मतलब टूटा हुआ रिश्ता या टूटा हुआ विश्वास, उसकी चुभन तो है ही। वो तेज दर्द, वो यादें जो तकलीफ देती हैं, गुस्सा, उदासी, ये सब स्वाभाविक है। लेकिन साथ ही स्रोत इशारा कर रहा है कि उसी टूटे हुए अनुभव में, उसी कांच के टुकड़ों में एक चमक भी है। अब ये चमक क्या हो सकती है? शायद वो समझ जो हमें इस अनुभव से मिलती है। हो सकता है लोगों के बारे में, रिश्तों की प्रकृति के बारे में, या शायद खुद अपनी ज़रूरतों और सीमाओं के बारे में एक नई समझ। ये वो आत्मज्ञान हो सकता है जो पहले नहीं था। तो चमक को चुनना मतलब सिर्फ दर्द में डूबे रहने के बजाय उस अनुभव से मिली सीख या स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करने की एक कोशिश करना, एक सचेत प्रयास। ये पीड़ित होने की मानसिकता से थोड़ा बाहर निकलकर एक सक्रिय भूमिका अपनाने जैसा है। यानी दर्द को महसूस करते हुए भी अपना ध्यान और संभावना पर लगाना कि भाई इस अनुभव से कुछ सकारात्मक भी निकल सकता है। हाँ, ये आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, खासकर जब चोट बिल्कुल ताज़ी हो। पर ये विचार कि चुनाव हमारे हाथ में है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा नियंत्रण वापस देता है। और ये बात सीधे तौर पर विश्वास के मुद्दे से भी जुड़ती है, जो हमारे अगले विचार का केंद्र है। स्रोत कहता है, प्यार का दूसरा नाम विश्वास है। जब विश्वास ही न रहे तो रिश्ता खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी खत्म हो गए हो। ये पंक्ति ये मुझे बहुत शक्तिशाली लगी। रिश्ता खत्म, आप नहीं। हाँ बिल्कुल, ये आत्ममूल्य और पहचान के सवाल को एकदम सामने ले आता है। अक्सर क्या होता है, गहरे रिश्तों में, खासकर जहां धोखा मिलता है, व्यक्ति अपनी पहचान को उस रिश्ते से बहुत ज्यादा जोड़ लेता है। तो जब रिश्ता टूटता है तो ऐसा महसूस हो सकता है जैसे सब कुछ ही बिखर गया, जैसे अपना वजूद ही मिट गया हो। हाँ, लगता है सब खत्म हो गया। रिश्ते का टिकना मुश्किल है, उसका अंत एक तरह से तार्किक परिणाम है। पर व्यक्ति का मूल्य, उसकी कीमत उस रिश्ते के होने या न होने पर निर्भर नहीं करती है। आप खत्म नहीं हुए का मतलब है कि आपका जो सार है, आपकी क्षमताएं, आपके सपने, आपकी अपनी पहचान, वो सब अभी भी मौजूद है। बल्कि जैसा स्रोत शायद इशारा कर रहा है, इस अनुभव से गुजरकर व्यक्ति और ज्यादा आत्मजागरूक, शायद अधिक लचीला और भावनात्मक रूप से मजबूत बनकर भी उभर सकता है। हाँ, ये एक दर्दनाक प्रक्रिया जरूर है, पर ये आत्म विनाश नहीं बल्कि आत्म पुनर्निर्माण का अवसर भी बन सकती है। अच्छा, तो ये विचार के आप खत्म नहीं हुए और वो टूटे कांच की चमक, ये दोनों कहीं ना कहीं अंदरूनी ताकत और नजरिए की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उस ताकत तक पहुंचने के लिए पहले उस दर्द से गुजरना पड़ता है, और उसी दर्द को स्रोत एक और महत्वपूर्ण भूमिका देता है, एक शिक्षक की। कहा गया है, दर्द एक सिग्नल है कि कुछ सही नहीं था। इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाइए। ये मुझे शारीरिक दर्द की याद दिलाता है। जैसे अगर हाथ जलता है तो दर्द बताता है कि भाई आग से दूर हटो। तो क्या भावनात्मक दर्द भी इसी तरह का कोई सिग्नल है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही उपयोगी नजरिया है। भावनात्मक दर्द, खासकर धोखे से उपजा दर्द,
अक्सर इस बात का एक तीव्र संकेत होता है कि रिश्ते में कुछ बुनियादी तौर पर गड़बड़ थी। हो सकता है वो जरूरतें पूरी नहीं हो रही थीं जो अहम थीं, या सीमाएं शायद धुंधली थीं, या शायद रिश्ते की नींव ही उम्मीदों और सच्चाई के बीच के फर्क पर टिकी थी। कुछ भी हो सकता है। स्रोत इसे सिग्नल कहकर हमें एक तरह से रुकने और ध्यान देने के लिए कह रहा है, और फिर इसे ताकत बनाने की बात आती है। अब ये कैसे होगा? शायद उस सिग्नल को समझकर दर्द हमें आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित कर सकता है। अच्छा, मतलब खुद से सवाल पूछना। हाँ, सवाल पूछने के लिए, इस रिश्ते में मेरे लिए क्या काम नहीं कर रहा था जी, मैंने किन चेतावनियों को नजरअंदाज किया, भविष्य में मैं अपने लिए क्या अलग चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरह की पूछताछ और उससे मिली जो समझ है वही शायद दर्द को ताकत में बदल सकती है। ये भविष्य के लिए एक तरह का रक्षा कवच बन सकती है, हमें बेहतर निर्णय लेने और स्वस्थ रिश्ते बनाने में मदद कर सकती है। तो हाँ, दर्द एक चेतावनी भी है और एक शिक्षक भी। तो मतलब दर्द को सिर्फ सहना नहीं है, उसे सुनना है, समझना है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। पर कई बार, खासकर जब कोई रिश्ता इस तरह टूटता है, तो लोगों को गहरी असफलता का एहसास होता है, जैसे वो खुद ही नाकाम हो गए हों। इसी भावना को संबोधित करता है स्रोत का अगला रूपक। अगर आपकी कश्ती डूब गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तैरना भूल गए हैं। ये उन लोगों के लिए कितना जरूरी हो सकता है जो धोखे के बाद खुद को दोषी या नाकाबिल महसूस करते हैं। हाँ, ये रूपक सीधे तौर पर उस आत्म आलोचना और असफलता की भावना पर चोट करता है। रिश्ते को एक कश्ती की तरह देखना और उसके डूबने को एक घटना मानना, न कि व्यक्ति की पूरी काबिलियत का पैमाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, कश्ती डूबने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कश्ती मतलब रिश्ते में ही कोई सुराख हो, कोई बुनियादी असंगति, या समुद्र यानी हालात बहुत तूफानी हो, या शायद दोनों सवार यानी पार्टनर्स अलग अलग दिशाओं में चप्पू चला रहे हों। हाँ, कुछ भी हो सकता है। कारण कुछ भी हो, कश्ती का डूबना ये साबित नहीं करता कि उसमें सवार व्यक्ति तैरना भूल गया है। तैरना यहाँ मतलब है जीवन में आगे बढ़ना, मुश्किलों का सामना करना, या फिर से प्यार करने की क्षमता। वो क्षमता खत्म नहीं हुई है, बल्कि स्रोत हमें प्रेरित कर रहा है कि इस अनुभव से सीखें। शायद अगली बार मजबूत कश्ती कैसे चुनें या तूफानी मौसम को कैसे पहचानें, ये सब सीखें और अपनी तैरने की क्षमता पर, यानी अपनी आंतरिक शक्ति, अपने लचीलेपन और योग्यताओं पर विश्वास रखते हुए जीवन में आगे बढ़ें। ये विफलता नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तैरना नहीं भूले हैं वादे। ये पंक्ति अपने आप में एक उम्मीद जगाती है। ये याद दिलाती है कि एक बुरा अनुभव हमारी सारी क्षमताओं को खत्म नहीं कर देता है, और ये हमें स्रोत के आखिरी और शायद सबसे आशावादी रूपक की तरफ ले जाता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो एक नई खिड़की खुल जाती है। बस उस खिड़की को देखने की हिम्मत होनी चाहिए। ये तो पूरी तरह से भविष्य और नई संभावनाओं की बात कर रहा है, लेकिन वो हिम्मत कहाँ से आएगी जब दरवाजा बंद होने का अंधेरा छाया हो? ये सच है, जब कोई महत्वपूर्ण रिश्ता जो एक बड़े दरवाजे जैसा लगता है बंद होता है, तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर निराशा ही होती है। हताशा, भविष्य के प्रति अंधकार। ऐसा लगता है मानो सारे रास्ते ही बंद हो गए। बिल्कुल। लेकिन स्रोत यहाँ नजरिए के महत्व पर जोर दे रहा है। वो कह रहा है कि हर अंत में कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की संभावना छुपी होती है, एक खुली खिड़की। अब ये खिड़की क्या है? ये कुछ भी हो सकती है। शायद वो शौक या काम जैसे आप हमेशा करना चाहते थे पर रिश्ते की वजह से समय नहीं दे पा रहे थे। अच्छा। शायद नए लोगों से मिलने और दोस्ती करने का अवसर, शायद अपने करियर पर या अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करने का मौका, या सिर्फ अकेले रहकर खुद को बेहतर तरीके से जानने और समझने का अवसर। ये सब वो खुली खिड़कियां हैं, लेकिन इन्हें देखने और इन तक पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए। हाँ, वो हिम्मत। और ये हिम्मत कहाँ से आएगी? शायद पिछले रूपकों से मिली सीख से, ये जानकर कि आप खत्म नहीं हुए हैं, कि टूटे कांच में भी चमक है, कि दर्द एक शिक्षक है और आप तैरना नहीं भूले हैं। ये सारी समझ, ये मिलकर वो साहस पैदा कर सकती है कि बंद दरवाजे के शोक से धीरे धीरे नजर हटाकर आसपास खुली खिड़कियों को तलाशा जाए। ये हिम्मत, हाँ, एक दिन में नहीं आती, पर संभावना हमेशा रहती है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें, टूटा कांच, विश्वास और आत्ममूल्य,
दर्द का सिग्नल, डूबती कश्ती और तैरने की क्षमता, बंद दरवाजा और खुली खिड़की, तो एक तस्वीर उभरती है। हाँ, और तस्वीर ये है कि धोखे का दर्द, हाँ, वो बहुत वास्तविक है। उसे कम आंकना या जल्दी से भुला देने की कोशिश करना शायद सही नहीं, उसे स्वीकार करना जरूरी है। पर साथ ही ये स्रोत हमें लगातार याद दिला रहा है कि दर्द और अंत के आगे भी जीवन है, और वहां विकास है, मजबूती है और नई संभावनाएं मौजूद हैं। ये एक तरह से हमें आमंत्रित कर रहा है कि हम अपनी कहानी के अगले अध्याय को निराशा से नहीं बल्कि सीख और उम्मीद से लिखें, जैसा कि स्रोत का अंतिम संदेश है। खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। ये शायद सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत को समेटते हुए एक विचार मन में आता है जो शायद हमें इस स्रोत की शिक्षाओं से एक कदम और आगे ले जा सकता है। स्रोत हमें दर्द से उबरने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हम इस अनुभव का इस्तेमाल सिर्फ उभरने या आगे बढ़ने से ज्यादा कुछ करने के लिए कर सकते हैं? मतलब क्या इसे सचेत रूप से जानबूझकर भविष्य के एक बेहतर, ज्यादा समझदार स्वयं को गढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, ये दिलचस्प है। कैसे? उदाहरण के लिए, क्या इस धोखे के अनुभव से मिली गहरी समझ का उपयोग भविष्य के रिश्तों के लिए अपने मूल्यों को और स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में किया जा सकता है, या अपनी भावनात्मक और व्यक्तिगत सीमाओं को पहले से ज्यादा मजबूती से स्थापित करने में? ये सिर्फ घाव भरने जैसा नहीं होगा, बल्कि उस घाव के निशान को अपनी ताकत और अपनी समझ का प्रतीक बनाने जैसा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर कोई अपने अनुभव की रोशनी में विचार कर सकता है।